उधम सिंह नगर के किच्चा के सिरो कला में बिना अनुमति बन रही एक मस्जिद को प्रशासन ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि मस्जिद का निर्माण बिना डीएम की मंजूरी से किया जा रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार किसी भी नए धार्मिक स्थल का निर्माण डीएम की अनुमति से ही हो सकता है। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि हाल ही में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान ये मामला सामने आया। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को भूमि दस्तावेज और निर्माण मानचित्र दिखाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्धारित समय में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद में टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले रुद्रपुर के पहाड़गंज में बिना अनुमति बनी एक मस्जिद मदरसे पर कार्रवाई की जा चुकी है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते चल रहा आंदोलन अगले 20 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आंदोलनकारियों की सीएम धामी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता हुई, जिससे सीएम धामी ने आंदोलनकारियों की अधिकांश मांगे मान लेने का आश्वासन दिया, जिसके बाद में आंदोलन को 20 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते 2 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा था। इसी के साथ ही देहरादून तक पदयात्रा भी निकाली गई थी। उत्तराखंड के गन्ना किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाता है और अगेती प्रजाति के लिए समर्थन मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति का समर्थन मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल होगा। हमारी प्राथमिकता है और किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में बीते साल से सरकार शीतकालीन 4 धाम यात्रा भी संचालित कर रही है। सरकार राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन को भी बढ़ावा दे रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए एक तरह से धामी सरकार के कार्यों पर अपनी सकारात्मक मोहर लगा दी है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने होम स्टे के लिए नई पॉलिसी भी बना दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की ब्रांडिंग करते हुए कहा कि सर्दियों की सुनहरी धूप और पहाड़ों से उतरते कोहरे के बीच में उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी लोकप्रिय हो रहा है। खास करके गंगा जी के किनारे अब खूब डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड विंटर गेम्स का भी आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म का जिक्र किया, जिसके बाद में प्रदेश सरकार की उन योजनाओं को भी पंख मिल गए हैं जो आने वाले समय में सरकार प्लान कर रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। पर्यटन विभाग जहां साहसिक खेलों, वाइब्रेंट विलेज के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर काम कर रहा है, वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को लेकर संभावनाओं का जिक्र भी किया। मुझे खुशी है, इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औरी, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी की इस बात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया।
उन्होंने कहा, इससे प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। वहीं अधिकारी बताते हैं कि उत्तराखंड में आदि कैलाश की ही तरह चमोली के नीति में भी मई में अल्ट्रा मैराथन करवाई जाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माड़ा गांव हो, वहां आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संख्या। विंटर टूरिज्म के रिगार्डिंग ही जो है अभी 2 नवंबर में जो है गुंजी में अल्ट्रा मैराथन कराया गया था, और जिसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और 22 स्टेट से लोग बाग आए थे। और उसी को देखते हुए ख़ास तौर से ऐसे वैलीज जो कि अभी तक अनछुए रहे हैं और जहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं है, और जो हमारे बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वाइब्रेंट विलेजेस में जो है हम लोग पर्यटन को लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन में बेशक लोग आते हैं, लेकिन सरकार के सामने चैलेंज विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने का है। ऐसे में पीएम मोदी के विंटर टूरिज्म की संभावनाओं पर बात सरकार की उम्मीदों को पंख दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुड़की में संचालित सीएससी सेंटरों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। कई सेंटर्स को खामियां मिलने पर सील कर दिया गया। वहीं बॉर्डर वाले गांवों में खास निगरानी रखी जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रुड़की के कई सीएससी सेंटर पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस को शक है कि यहाँ फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन इन पर लगातार निगरानी रख रहा है। प्रशासन ने खामियां मिलने पर कई सेंटरों को सील भी किया है, लेकिन अभी भी कई सेंटर नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे हैं। हम इसको और तस्दीक करवाएंगे कि क्या जिसके नाम लाइसेंस है, जो उसका ऑनर है, वही रन कर रहा, या उसमें कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व होकर के कुछ और काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि साइबर क्राइम में भी ये सेंटर कई बार एज ए टूल यूज हो जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई लोग राज्य में रह रहे हैं, इस पर सरकार भी गंभीर है। डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि समय समय पर सभी सीएससी सेंटरों की चेकिंग की जाए और अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें हम सभी सीएससी सेंटर्स का भी चरणबद्ध तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कुछ कमियां भी मिल रही हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक हमने एफआईआर भी दर्ज कराई थी रिसेंटली, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं उसकी भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जांच कर रहे हैं, और जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो भी उसमें संलिप्त होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी सीएससी सेंटर नियमों के खिलाफ संचालित हो रहा है या फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा खैरना हाईवे पर क्वारब के पास में लगातार गिरते मलबे से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। एक नया बाईपास और वैली ब्रिज फरवरी तक तैयार हो सकता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला अल्मोड़ा खैरना हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन क्वारब के पास पिछले 1 साल से लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने से यातायात बाधित हो रहा था। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए 3 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जा रहा है, जिसे बैली ब्रिज से जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी तक इस मार्ग पर ट्रैफिक शुरू कर दिया जाए। उसमें वैली ब्रिज है, हमारे एक 60 मीटर का वैली ब्रिज बना है, एक 18 मीटर का वैली ब्रिज बना है। 60 मीटर वाले ब्रिज के लिए हमारा एक अपार्टमेंट की 4-5 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा अपार्टमेंट हमारा अभी चल रहा है उसमें, और बाकी 18 मीटर का हमारे जो पार्ट्स हैं वो भी आ गए हैं। तो संभवतः ये है कि हम फरवरी में ट्रैफिक थ्रू कर देंगे उसमें। स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबारी भी इस बाईपास को लेकर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि अगर क्वारब के पास वैकल्पिक सड़क तैयार हो जाती है तो पर्यटकों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और कारोबार भी आगे बढ़ेगा। तो जो अब ये जो बाईपास रास्ता बन रहा है, जिसमें वैली ब्रिज भी बन रहा है, उससे जो खतरा था क्वारब पहाड़ का, वो बहुत कम हो गया है। और उस रास्ते बनने से हमारे पहाड़ में आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और आने में दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा।
अब देखना होगा कि कोरब के लिए नासूर बनी ये समस्या बाईपास से खत्म होगी या नहीं। अगर ये सड़क सफल रही तो पहाड़ का सफर आसान होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मरीजों को भी आने जाने में राहत मिलेगी। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून की सड़कें अब रेस ट्रैक बनती जा रही हैं और रफ्तार स्टंट और साथ ही सोशल मीडिया के नशे में युवा लाइक्स के पीछे जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में शाम ढलते ही कई इलाके स्टंटबाजों के अड्डों में बदल जाते हैं। मसूरी रोड, रायपुर कैनाल रोड, आईएसबीटी और प्रेम नगर रूट, जहां बाइकर्स खतरनाक स्टंट करते दिखते हैं। लग्जरी कारें, हाई एंड बाइक्स और युवाओं की बनी टीमें रोमांच नहीं बल्कि लाइक्स और डिजिटल पहचान की होड़ में ये जानलेवा खेल खेल रहे हैं। हैरानी ये है कि शौक अब पैसों के खेल में बदल चुका है। स्टंट्स पर बैटिंग हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक की रकम लगने की बात सामने आ रही है। कि सर आजकल जैसे अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गेन करने के लिए, रील्स बनाने के लिए, अपने फ्रेंड्स में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए कि भाई वो लड़का इतना अच्छा स्टंट्स मारता है एंड ऑल्सो एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न मैं अब बताता हूँ आपको, इस पर हम बेट्स भी लगाते हैं। काफ़ी बेट्स लगती है इस पर, लाखों लाखों रुपए की बेट्स लगती हैं। कौन अच्छे स्टंट्स मार रहा है, किसके पास कितनी अच्छी बाइक है, और सब यही रीजंस हैं इसके। पुलिस के लिए ये खतरनाक शौक अब नई चुनौती बन चुका है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इन स्टंट को कमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एसएसपी देहरादून ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। जब भी इस तरह की जानकारी मिलती, चाहे वो हमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्राप्त हो, या हमने देखा बहुत सारे जागरूक लोग भी उसकी डालते हैं उस चीज़ों को, जब कोई इस तरह के स्टंट करता है या गलत रैश ड्राइविंग करता है तो डेफिनेटली संज्ञान लेकर उस वीडियो का हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। कुछ लोग रील बनाने के लिए उनके ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर इस तरह के डेंजरस जो स्टंट ड्राइविंग करते हैं, इसके बाद जो रील बनाते हैं, तो उस पर भी हमने रील को भी देखते हुए जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है ऐसे लोग को देखकर उस पर भी कार्रवाई करती है। लाइक्स और सस्ती चमक और चंद सेकंड का वीडियो, लेकिन कीमत कभी जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है। पुलिस की सख्ती के बावजूद ये ट्रेंड बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का हीरो बनने की चाह में कहीं सड़क का जीरो ना बन जाए, ये समझना अब सबसे जरूरी है। सतेंद्र बर्दवाल, न्यूज 18, देहरादून। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ को कुंभ कहा जाए या फिर अर्ध कुंभ, इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कुंभ को कुंभ ही कहा जाएगा, उधर कांग्रेस कह रही है कि ये विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन है, लेकिन फिर भी बीजेपी को बताना चाहिए कि ये कुंभ है या फिर अर्ध कुंभ। बात तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कुंभ ही होता है, चाहे वो 6 साल वाला कुंभ हो, चाहे 12 साल वाला कुंभ। हरिद्वार में हर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार में पहला अर्धकुंभ 2004 को हुआ था, जिसके बाद साल 2016 में अर्धकुंभ पड़ा और अब साल 2027 में अर्धकुंभ होना है। साल 2021 में कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसके 6 साल बाद 2027 में एक बार फिर अर्धकुंभ निर्धारित है। लेकिन इससे पहले ही नामकरण पर राजनीति की गंगा अपने उफान पर है। कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी तरह धर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों का विषय है और बीजेपी इसे राजनीतिक मैदान में घसीट रही है। हरिद्वार में से लेकर ऋषिकेश से लेकर तमाम हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, उनको तय करना है कि ये कुंभ है या अर्धकुंभ है। जो हमने सुना था पहले वो ये होता था कि अगर पूर्ण कुंभ उज्जैन में है तो यहाँ पर अर्धकुंभ आयोजित किया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें ज़बरदस्ती बीच में आकर इसको कुछ नामकरण दे रही है, तो उन्हें इसको बताना चाहिए कि ये कुंभ है या अर्धकुंभ है। इधर बीजेपी कहती है कि चाहे 6 साल में हो या 12 में, हम तो इसे कुंभ ही कहेंगे। भट्ट का आरोप है कि कांग्रेस हर धार्मिक आयोजन में राजनीति खोज लेती है और ये भी उसका एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिसमें वो एक बार फिर मात खाने वाली है। निश्चित रूप से कांग्रेस हर धार्मिक आयोजन में राजनीति करने का प्रयास करती है, गुमराह करने का प्रयास करती है। केदारनाथ बचाओ यात्रा की पोल जनता ने खोल दिया। अब कुंभ पे भी अगर इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि वो राजनीतिक स्टैंड है। और राजनीति में
फिर मुंह मात खाने वाले हैं, क्योंकि हम उसे कुंभी कहेंगे, चाहे वो 6 साल में हो चाहे 12 साल में हो। दिलचस्प ये है कि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, यानी एक तरफ लोकतंत्र का महासंग्राम होगा और दूसरी ओर आस्था का महापर्व कुंभ होगा, जहां धर्म की डुबकी और राजनीति की रणनीति एक ही पानी में उतरेंगी। तब किसी का उद्धार गंगा करेगी और किसी का जनता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल में मीट की नुमाइश पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हिंदुवादी संगठन के विरोध के बाद में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। व्यापार मंडल पालिका और साथ ही खाद्य विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नैनीताल के तल्लीताल से लेकर मल्लीताल तक अब दुकानों में मीट की नुमाइश नहीं कर सकेंगे। हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने तय किया है कि दुकानों पर मीट टांगने पर रोक रहेगी। फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। आने वाले समय में आज से ही वहां पर इस तरह का कोई भी विजिबिलिटी चीज नहीं की जाएगी जिससे ये प्रतीत हो कि वहां पर क्या बन रहा है या क्या नहीं बन रहा है। इसके साथ ही एनक्रोचमेंट पर भी ध्यान रखा जाएगा कि जो उनकी दुकान का एरिया है उसी में रहते हुए वो अपना जो भी यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपकी साफ सफाई का ध्यान है वो विशेष तौर पर रखा जाएगा। पिछले 15 सालों से फूड सेफ्टी के कठोर कानून के बावजूद ये कारोबार चलता रहा। धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस्मान कांड के दौरान नाराजगी ने शहर को हिंसा में झोंक दिया था। क्योंकि मेन्यू कार्ड से आप बताओ ना, उसमें कोई आपके यहाँ भीड़ नहीं लगेगी टांगने से। आपका स्वाद अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आदमी आपकी दुकान में आएगा। वो टांगने से ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान में भीड़ लग जाएगी। टांगना क्या जरूरी है इसको? आपने जो अगर में आपका होटल है, जैसे खाना होगा आएगा अंदर ही आएगा, वो टांगने से तो नहीं आएगा। टांगने से तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? कई बार शहर के हालात बिगड़ने का कारण चौराहे पर टांगे गए मीट रहे हैं। प्रशासन इस बार सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। स्पेशल चाइल्ड को गोद लेने में भले ही देश में लोग ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाते हों, लेकिन पिछले कुछ सालों में विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिक और विदेशी परिवार आगे आए हैं। न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस घर में दिव्यांग बच्चे का जन्म हो उसकी परिस्थितियां समझी जा सकती हैं, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें बचपन से ही अपनों का साथ नहीं मिलता। देहरादून के महिला बाल विकास विभाग के तहत चल रहे शिशु सदन में ऐसे कई बच्चे हैं जो माँ बाप की छाया को तरस रहे हैं। इन बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया CARA यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के तहत चलती है। प्रोसेस भले ही लंबा हो, लेकिन स्पेशल चाइल्ड को अपेक्षाकृत जल्दी गोद मिल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन बच्चों को देश में गोद लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, ऐसे 9 स्पेशल केयर बच्चों को विदेशों में गोद दिया गया है। इसमें हमारी हर महीने जो कारा के लिए एलिजिबल पेरेंट्स होते हैं उनकी वर्कशॉप लगती है। हमको पोर्टल के जरिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए भी जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन पेरेंट्स एलिजिबल हो गए और उनका कौन से बच्चे उनके लिए द्वारा सिलेक्ट किए जाने हैं। जैसे एक एजेंसी होती है तो फॉरेन एजेंसी होती है जो आपस से कनेक्टेड होती हैं, तो जो वहाँ का सोशल वर्कर होता है तो पेरेंट्स के घर जा कर के पर बच्चे की वो फॉलो अप करता है। उसकी रिपोर्ट फिर सबमिट होती है, सामने आती है, कारा में जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड से अब तक 185 बच्चों को गोद दिया जा चुका है, जिनमें 156 देश में और 29 विदेशों में गोद लिए गए हैं। इनमें 9 बच्चे स्पेशल चाइल्ड कैटेगरी के थे जो सभी विदेशों में गोद दिए गए हैं। कारा का एक वेबसाइट है, उस पे वो जाके अप्लाई करते हैं एज ए पैप। तो वहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है। जैसे अप्लाई करने के बाद वो कौन सी एजेंसी चुनते हैं, कौन सा स्टेट चुनते हैं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे उनकी HSR बनती है, ये सब चीज़ें अपलोड होती हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो होनी स्टार्ट हो जाती हैं।
गोद लेने का प्रोसेस भले ही जटिल हो और समय लगे, लेकिन इस प्रक्रिया से कई बच्चों का भविष्य संवरता है और निसंतान दंपति को सहारा मिलता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। टस्कर हाथी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई देता है कि एक टस्कर हाथी एक जिप्सी के पीछे पड़ जाता है। जिप्सी में सवार पर्यटक डरे हुए लग रहे हैं। वह जिप्सी ड्राइवर से जिप्सी तेज चलाने के लिए कहते हैं और ड्राइवर भी तेजी से जिप्सी ले जाता है। हाथी भी कुछ देर तो पीछा करता है, लेकिन बाद में वो भी थक कर रुक जाता है। ये वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ से लगे यूपी के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। भाई भगाओ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढीला स्थित रेस्क्यू सेंटर में बाघ और गुलदार हफ्ते में 2 दिन उपवास पर रहते हैं। क्यों लिया गया ये अनोखा फैसला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कॉर्बेट में रह रहे जानवरों की सेहत का विशेष ध्यान रखा जाता है। मौसम के हिसाब से कुछ जानवरों को खास खाना दिया जाता है तो कुछ के खाने में कमी भी की जाती है। उनके लिए डाइट जो प्लान होता है वो एक बड़े साइंटिफिक रूप से और जो वेटनरी जो हमारे एक्सपर्ट है उनके द्वारा बनाया जाता है। उसमें उनको बीच में उपवास भी दिया जाता है ताकि उनका जो जीआई सिस्टम है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसको भी रिलैक्स मिल सके और उनकी जो बाकी जो ज़रूरतें हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है। ढीला स्थित रेस्क्यू सेंटर में फिलहाल 14 गुलदार और 11 बाघ रखे गए हैं जो जंगल में सरवाइव करने लायक होते हैं। उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। इनकी खुराक पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा खाना बिल्ली प्रजाति के इन जीवों को कई बार भारी पड़ सकता है। इसीलिए मंगलवार और शुक्रवार को बाघ और गुलदार उपवास पर रहते हैं ताकि उन्हें किसी शारीरिक कष्ट से ना गुजरना पड़े। यहाँ पे इनकी जंगल की तुलना में ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह तो हो नहीं पाती है, तो अननेसेसरी एनिमल का वेट पुट ऑन ना हो, उसे ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए और साथ ही उसका डाइजेशन भी ठीक रहे, तो इसलिए हफ्ते में एक तो मंगलवार को, दूसरा शुक्रवार को हम इन्हें ऑफ रखते हैं। कॉर्बेट वन्य जीवों की आराम गाह है। घायल और बीमार जानवरों को यहाँ रखा जाता है, जहाँ उनकी देखभाल और खान पान का जिम्मा डॉक्टर पर होता है ताकि ये वन्य जीव स्वस्थ होकर लंबी जिंदगी जी सकें। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस साल धराली आपदा के चलते पार्क क्षेत्र में करीब 1.5 माह तक पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित रही थी। बावजूद इसके पार्क क्षेत्र के गरतांग गली ट्रैक और उसके बाद में गंगोत्री गोमुख तपोवन ट्रैक पर सर्वाधिक पर्यटक पहुंचे। इस साल गंगोत्री नेशनल पार्क में इस साल 29,100 सैलानी पहुंचे, जिसमें पार्क प्रशासन को 81 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। 30 नवंबर को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के द्वार जो है पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में लगभग 29,100 के करीब पर्यटक आए। टिहरी में THDC द्वारा आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का रविवार को समापन समारोह था, जहां पर कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि इस आयोजन से टिहरी के आसपास के क्षेत्र साहसिक पर्यटन से लोगों और पर्यटकों का भी रोमांच बढ़ा है। साथ ही में सभी प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को भी, सभी खिलाड़ियों को, अभी अनेक खिलाड़ियों से वहां पर हम सबको मिलने का अवसर प्रदान हुआ। उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हमारे टिहरी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने प्रदर्शन से रोमांचित करने का काम किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड @25 लुकिंग बैक लुकिंग फॉरवर्ड पुस्तक का विमोचन किया।
दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में राज्य स्थापना के 25 वर्षों की विकास यात्रा, उपलब्धियों, चुनौतियों और साथ ही आने वाले 25 वर्षों की संभावनाओं पर 31 लेखकों के 28 लेख शामिल हैं। सीएम धामी ने कहा कि पुस्तक शासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पलायन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, संस्कृति और पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उत्कृष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करती है और नीति निर्माण व शोध के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।